हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं बीते हफ्ते की बातों से, जो 21 से 25 अगस्त तक का था। तुम्हारे लिए चांद तोड़कर लाऊंगा, अब ये कहावत सच होने जा रही है। चांद का टुकड़ा अब भारत आने ही वाला है। चंद्रयान 3 ने भारत के गौरव को एक गति देने का काम किया है। इसके लिए हम हमारे सभी वैज्ञानिकों को सलाम करते हैं। इस हफ्ते स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी पार्टी का माहौल था, लेकिन एफआईआईज़ की धड़ाधड़ सेलिंग ने पूरे माहौल पर पानी फेर दिया। मार्केट्स इस हफ्ते एक रेंज में काफ़ी वॉलेटाइल रहा, जहां पर 19,600 का रेजिस्टेंस ले रहा था, वहीं 19,200 को बचा के भी चल रहा था। मार्केट अभी एक अहम पड़ाव पर है, जहां पर मेक और ब्रेक की स्थिति उत्पन्न हो गई है। निफ्टी पर सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर की बात करते हैं। निफ्टी पर 262 पर लिस्ट होने के बाद कंटिन्यूसली 4 दिन के निचले सर्किट देखने को मिले। शुक्रवार को काफ़ी उठापटक के बाद स्टॉक ने करीब 202 रुपया 80 पैसे का लो दिखा दिया और क्लोजिंग में 221 रुपया 60 पैसे पर हुई। इस शेयर को लेकर रिटेलर्स में काफ़ी उत्सुकता है, सभी को इस शेयर में एंट्री लेनी है। सारी इंक्वायरी इसी बात पर है, कहां तक जाएगा। मार्केट की रूमर्स की माने तो ये सारी सेलिंग एक टेक्निकल सेलिंग है। रिलायंस इंडस्ट्रीज क्योंकि इंडेक्स का हिस्सा है, इसी वजह से जियो फाइनेंस का शेयर भी इंडेक्स का हिस्सा बन गया। लेकिन इसको लिस्टिंग के 3 दिनों के बाद यानी 24 अगस्त को इसको इंडेक्स से बाहर होना था, लेकिन क्योंकि इसमें लोअर सर्किट लगा हुआ था, इसी वजह से सेबी के नियमानुसार ये स्टॉक इंडेक्स के बाहर होने के लिए पहले लोअर सर्किट खत्म होना चाहिए। अब 29 अगस्त को हो सकता है कि ये इंडेक्स के बाहर जाए, क्योंकि ये शेयर इंडेक्स से बाहर जा रहा है। जितने भी इंडेक्स फंड्स जो हैं जिनके पास ये शेयर है, उनको ये शेयर अब बेचना होगा, जिसकी वजह से ये सारी सेलिंग हो रही है। एनालिस्ट के हिसाब से जियो फाइनेंस अब तक कोई भी रोड मैप बिजनेस का नहीं दे पाया है, इसी वजह से ये सारी सेलिंग हो रही है। वजह जो भी हो, रिटेल इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म में अभी इस शेयर में नुकसान लग रहा है। अब सारी नज़र 28 अगस्त यानी सोमवार को रिलायंस की एजीएम पर रहेगी, जिसमें कंपनी के लिए कुछ अनाउंसमेंट आती है, तो उस पर सबकी नज़र रहने वाली है। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने जियो फाइनेंस के करीब 3.72 करोड़ शेयर्स यानी कि 0.6% ऑफ इक्विटी को 202 रुपया 80 पैसे के भाव से खरीदा है। ये डील करीब 754 करोड़ में हुई है। ईशा अंबानी की कंपनी रिलायंस रिटेल में कटार फंड ने करीब 8,278 करोड़ का निवेश किया है 0.99% इक्विटी के लिए, जिसके बाद कंपनी की वैल्यूएशन करीब 8.3 लाख करोड़ हो गई है। यहां पर याद दिला दें कि कंपनी ने कुछ दिनों पहले 1362 रुपये के भाव से बायबैक किया था। कटार फंड रिलायंस का 9वां बड़ा इंस्टीट्यूशनल फॉरेन इन्वेस्टर है। कंपनी में अभी तक 55,000 करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट 11.08% के लिए आया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का इस कंपनी में अभी 88.9% स्टेक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये कंपनी 4th लार्जेस्ट है इंडियन स्टॉक मार्केट्स में। मार्केट एक बड़े इवेंट के लिए रुका हुआ था, जैक्सन होल मीटिंग में जेरोम पावेल की स्पीच के लिए। उन्होंने अपने हॉकिश अंदाज में कहा कि इन्फ्लेशन अभी नीचे तो आया है, लेकिन उनके 2% के कंफर्ट जोन से ऊपर होने के कारण वो इंटरेस्ट रेट अभी भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रिक्टली डेटा के हिसाब से ही डिसीजन लेंगे। इसका रिएक्शन अब मंडे को देखने को मिलेगा मार्केट में। अगली एफओएमसी की मीटिंग 19 से 20 सितंबर को होगी। तो चलिए अभी एफआईआईज़ की बात करते हैं। एफआईआईज़ ने इस महीने में करीब 15,821 करोड़ की टोटल सेलिंग की है, जबकि उन्होंने इस हफ्ते में करीब 4,900 करोड़ की सेलिंग की है। अप्रैल की बाद से अभी तक का ये एफआईआईज़ का सबसे बड़ा फिगर्स है। सेबी ने अडानी हिंडनबर्ग के मामले की गंभीरता को देखते हुए शुक्रवार को मार्केट बंद होने के बाद एक स्टेटस रिपोर्ट जारी कर दी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 24 में से 22 मामलों में उनकी जांच पूरी हो गई है
दो मामलों में अभी भी जांच जारी है, इसीलिए इस रिपोर्ट को अंतरिम रिपोर्ट माना जाए। जिन दो मामलों में जिनकी जांच बाकी है, उसमें 13 ओवरसीज एंटिटीज जिन्होंने अडानी के शेयरों में पैसा लगाया है, और दूसरा उन्होंने 5 कंट्रीज से एफबीआई की डिटेल्स मांगी है। सेबी ने कहा कि जांच के आधार पर एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। अब इस मामले की फाइनल रिपोर्ट अगले हफ्ते 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। अभी आईपीओ का मार्केट काफी गर्म है। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज का आईपीओ 97 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। शेयर्स का अलॉटमेंट 29 अगस्त को और शेयर्स की लिस्टिंग 1 सितंबर को होनी है। इसका प्राइस बैंड 102 से 108 रुपए का है और पेडअप वैल्यू 2 रुपए की है और इसका इशू साइज 350 करोड़ का है। इसकी लिस्टिंग अच्छे प्रीमियम पर होने की उम्मीद है। वहीं टीवीएस सप्लाई चेन का आईपीओ की लिस्टिंग एकदम फीकी रही। 197 के आईपीओ प्राइस के सामने 207 रुपये पर लिस्ट हुआ, लेकिन क्लोजिंग में 200 रुपया 85 पैसे पर बंद हुआ। विष्णु प्रकाश पुंगलिया एंड कंपनी का आईपीओ 308.88 करोड़ का फ्रेश आईपीओ है। इसका प्राइस बैंड 94 से 99 तक का है। इशू 28 अगस्त को बंद हो रहा है। अलॉटमेंट 31 अगस्त को होगा। कंपनी की लिस्टिंग 5 सितंबर को होगी। ये शेयर ऑलरेडी 10.6 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है शुक्रवार के सेशन तक में। चाइनीज बिलियनर जैक मा की एंट ग्रुप ने पेटीएम में 3.6% स्टेक 2037 करोड़ में ओपन मार्केट में बेच दिया है। एंट ग्रुप का अब पेटीएम के अंदर जो स्टेक है वो करीब करीब 20% तक रह गया है। अमेरिकन अरबपति जॉर्ज सोरस ने मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इस बार उनकी कंपनी OCCRP ने कहा कि अडानी के बाद और एक कंपनी में गड़बड़ी हुई है, जिसकी रिपोर्ट अगले महीने दिल्ली में होने वाले G20 के मीटिंग के आसपास पब्लिक करने की अटकलें लगाई जा रही है। गवर्नमेंट काफ़ी कदम उठा रही है, लेकिन इन्फ्लेशन पर कंट्रोल आने के लिए अभी भी 2 से 3 महीनों का समय लग सकता है। फूड इन्फ्लेशन की वजह से जून में CPI 4.8% से बढ़कर जुलाई में 7.4% पर आ गया, जिसके बाद से गवर्नमेंट ने टमाटर 40 रुपये में बेचना शुरू कर दिया। अनियन के ऊपर में एक्सपोर्ट पर 40% का टैक्स लगा दिया। इसके पहले चावल के एक्सपोर्ट को भी बैन किया गया था। चंद्रयान 3 की सफलता में जिन कंपनी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनमें लार्सन एंड टूब्रो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, BHEL, पारस डिफेंस, गोदरेज एरोस्पेस, अनंत टेक्नोलॉजी, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, एमटार टेक्नोलॉजीज, हिमसन इंडस्ट्रियल सिरेमिक है। इनमें से ज़्यादातर कंपनियों के भाव में अच्छा उछाल देखा गया। इस तरह बाजार ने भी इन कंपनीज को सलामी दी है। अब निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी 44 अंक गिरकर 19,265 पर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 44,231 पर 380 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं सेंसेक्स 64,886 पर 62 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है। अब बढ़ने वाले इंडेक्स की बात करते हैं। निफ्टी मिड कैप 1.5%, निफ्टी आईटी, बैंक निफ्टी करीब 1% की बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए हैं। अब घटने वाले इंडेक्स की बात करते हैं। निफ्टी फार्मा 1.61%, निफ्टी ऑटो और निफ्टी करीब 0.5% की घाटे के साथ बंद हुए हैं। इस हफ्ते बढ़ने वाले शेयरों की बात करते हैं, जिसमें लिंडे इंडिया, GMR एयरपोर्ट्स, केमप्लास सनमार, वोडाफोन आइडिया, ट्राइडेंट, सुजलॉन, इंडिया बुल रियल एस्टेट, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, RCF, ये सारे शेयर करीब 12 से 18% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। अब घटने वाले शेयरों की बात करते हैं, जिसमें ब्राइटकॉम ग्रुप 18% तक घट गया है। सेबी ने कंपनी के राइट्स इशू में गड़बड़ी पाए जाने के बाद से CMD और CFO को इस्तीफा देने के लिए कहा है, और उनके जो बड़े इन्वेस्टर हैं शंकर शर्मा, उनको भी कंपनी के शेयर्स ना बेचने की सलाह दी गई है।
दूसरा है शॉपर स्टॉप, जिसके सीईओ ने रेजिग्नेशन देने के बाद कंपनी के शेयर्स करीब 13% तक एक ही दिन में गिरावट आई। तानला प्लेटफॉर्म्स, टीसीएन क्लोथिंग, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, मेट्रो ब्रांड्स, राजेश एक्सपोर्ट्स, मैक्रोटेक डेवलपर्स और नोसिल, ये करीब करीब 6 से 9% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब अगले हफ्ते की बातों से, जो 28 अगस्त से 1 सितंबर तक का है। फ्राइडे को मार्केट्स नीचे के स्तर पर बंद हुआ है, जहां 19,229 का लो लगाने के बाद 19,265 पर बंद हुआ है। 19,200-250 के सपोर्ट के लेवल के एकदम पास जाकर बंद हुआ है। कहीं भी छुपने की जगह नहीं थी, सभी सेक्टरों में बिकवाली का दौर था। बेयर्स का अपर हैंड होने की वजह से ये टोटल बिकवाली बनी हुई है। मार्केट में अगले हफ्ते में आर पार की लड़ाई है, क्योंकि सपोर्ट के एकदम पास जाकर बंद हुआ है। अगर मार्केट इस लेवल के सपोर्ट के नीचे जाता है तो सेंटिमेंट एकदम से नेगेटिव होने की उम्मीद है। अब आगे क्या होगा? बड़े इवेंट से पहले मार्केट एक दायरे में फंसा हुआ था। इस सप्ताह पुलबैक भी आया था, लेकिन ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग का जोर देखने को मिला। मार्केट अभी 19,600 के ऊपर बहुत रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जैक्सन होल मीटिंग पर चेयरमैन जेरोम पॉवेल का जो स्टेटमेंट है, उस पर मार्केट मंडे को रिएक्शन देगा। 28 अगस्त मंडे को ही रिलायंस इंडस्ट्रीज की 40वीं एजीएम है, जिसमें काफ़ी सारे अनाउंसमेंट होने का अंदेशा मार्केट लगा रहा है। रिलायंस रिटेल में स्टेक सेल की खबर होने की उम्मीद है, उसकी लिस्टिंग पर भी अटकलें लगाई जा रही है। जियो फाइनेंशियल के भी बिजनेस प्लान का खुलासा होने की उम्मीद है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जीआरएम और कंपनी के रिजल्ट्स भी मार्केट के मूड सेंटिमेंट्स को बदल सकते हैं। 29 अगस्त मंगलवार को बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, जब अडानी हिंडनबर्ग की सेबी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के शेयरों में फोकस रहेगा। लास्ट 2 दिनों में अडानी ग्रुप के शेयरों में अच्छी खासी बिकवाली देखने में मिली थी। अगले हफ्ते में इंडिया और अमेरिका के जीडीपी फिगर्स आने वाले हैं, जिन पर सबकी नज़र रहने वाली है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने इंडिया के जीडीपी फिगर्स अच्छे आने का अनुमान दिया है। बाजार में अभी कोई भी उछाल आएगा तो बिकवाली के लिए लोग रेडी हैं। 19,300, 19,400, 19,500 पर काफ़ी कॉल्स खड़ी हैं। 1-1 करोड़ शेयर खड़े हैं। हर लेवल पर सेलिंग का जोर रहने वाला है। ऐसे में अगले हफ्ते में एक रेंज में वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ सकती है। अगले हफ्ते मंथली एक्सपायरी भी है। 19,200, 19,250 को अगर मार्केट बचाने में कामयाब रहता है तो उसके लिए एफआईआईज को बड़ी खरीदारी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई उछाल आता है किसी इवेंट के चलते, तो उसको भी मार्केट में पोजीशन हल्का करने के लिए यूज़ किया जाएगा। चुनिंदा मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों में रिटेलर्स की बाइंग होने की वजह से निचले स्तरों पर बाइंग आने का अंदेशा है, लेकिन इस समय एफआईआईज ने बिकवाली का बटन दबा के ही रखा है। बुल मार्केट्स में जनरली 5 to 7% का करेक्शन आना एकदम नॉर्मल है। अब अगले हफ्ते में अडानी और अंबानी के ऊपर में है कि मार्केट को किस दिशा में ले जाते हैं। तो दादा, ये हमारी तरफ से डेटा और फंडामेंटल एनालिसिस था। अब आप बताइए कि आपको टेक्निकली मार्केट कैसा लग रहा है। ओवर टू यू दादा। 28/8/2023 से लेके 1/9/2023 के बीच में बाजार टेक्निकली कहां पर है और नेक्स्ट वीक एक्सपायरी के चलते बाजार में क्या क्या वेट ऑफ एविडेंस उभर के आ रहा है, वही बात करने के लिए अभी हम लोग का बाईं तरफ है निफ्टी डेली एंड दाईं तरफ है बैंक निफ्टी डेली। क्योंकि वीकली चार्ट वीक है, कोई चेंजेस तो हुआ नहीं, ट्रेंड डाउनवर्ड्स है, दैट्स व्हाई मैंने वीकली लेके आज बात नहीं करूंगा। खाली सिंपल डेली चार्ट लेके बात करने से ही आप लोग को समझ में आ जाएगा। एज यूजुअल फॉर्मेशन ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स, मोमेंटम चेंज नहीं हुआ। दिस इज माय ब्लू रेड लाइन, ये 13 DA में मैं यूज करता हूं, आप लोग जानते ही हैं। ये निफ्टी डेली है और ये बाई तरफ मेरा बैंक निफ्टी डेली है। तो दोनों का वीकनेस अभी भी बना हुआ है। बैंक निफ्टी हालांकि कोशिश तो किया था, लेकिन कल का क्लोजिंग फिर
नीचे की तरफ आ गया, तो दैट्स वाई ये कंडीशन तो टूट गया। तो कंसेक्यूटिव 3 क्लोजिंग जब तक नहीं देता है तब तक मैं डेली चार्ट के हिसाब से पॉजिटिव व्यू तो नहीं लूंगा। खाली एक ही चीज इस बार हम लोग को ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि 31 अगस्त बृहस्पतिवार है, एक्सपायरी वीक है, वोलेटिलिटी बढ़ेगा, एक्सपायरी डे है, उस दिन के मद्देनजर दिमाग में रख के नीचे में सपोर्ट एरिया 19,200 जो ब्लू लाइन है, बैंक निफ्टी में भी ये सब जोन जो है सपोर्ट एरिया है। तो निफ्टी का हिसाब से देखा जाए, निफ्टी ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स, नेगेटिव ट्रेंड है। एक ही चीज है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेलिंग, एक गैप रिट्रेसमेंट, ओवरसोल्ड जोन में आ सकता है निफ्टी, वहां से एक छोटा सा बाउंस बैक हो सकता है। दैट्स वाई लोअर बैंड में नेगेटिव सोचना थोड़ा कम कर सकते हैं। एनी काइंड ऑफ राइज, जैसे लास्ट वीक में हम लोग इस जगह में बात किया था निफ्टी के लिए कि जो लेवल्स था 19,650, जब तक इसके ऊपर नहीं क्लोजिंग होता है तब तक निफ्टी जो रिकवरी दिखाने का कोशिश करेगा वहीं से वो सेल ऑफ आ सकता है। ये एक ट्रेडिंग बैंड का निशानी है। बैंक निफ्टी में भी नेगेटिव है। बैंक निफ्टी हाँ, नीचे से एक शैडो जो बना है यही एक पॉजिटिव सिनेरियो है। क्या ये नीचे से फिर से बैंक निफ्टी बाउंस बैक होगा या करेंगे, वो तो देखना पड़ेगा। दैट्स वाई लिटिल बिट कंसर्न इन द बैंक निफ्टी चार्ट। बाकी सब नेगेटिव ट्रेंड में है। सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के, नेक्स्ट वीक का वोलेटिलिटी सोच के नेक्स्ट वीक हम लोग को काम करना चाहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप 3 स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताएं दादा। आज तीनों स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करेंगे, यकीन इंडिया, कोपरन एंड MHIRL। तीनों इंटरेस्टिंग चार्ट है। ये चार्ट तो डेटा कम है, फिर भी जिस हिसाब से क्लोजिंग हुआ है यकीन इंडिया, ये चार्ट को थोड़ा सा नजर कीजिए। टेक्निकली स्पीकिंग जिस हिसाब से क्लोजिंग है, जो वॉल्यूम है, प्रीवियस जो पैटर्न बना हुआ था, ये चार्ट थोड़ा इंडिकेट अच्छा कर रहा है, ये तो देख के ही समझ में आ रहा है। और वीकली MACD स्लोप चेंज हुआ है, स्टोकेस्टिक्स मोमेंटम चेंज हो रहा है, RSI भी चेंजेस की तरफ जा रहा है। तो ये स्टॉक नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड 3 वीक्स तो लेके 3 मंथ, ये एक स्टडी पर्पस के लिए आप लोग रेडार में डाल के इसके ऊपर एनालिसिस कर सकता है। बाकी चीज आप लोग जरूर चेक कर लीजिए। इंटरेस्टिंग चार्ट डेवलपमेंट कोपरान में, मैं ये दोनों जगह में रेड और ब्लू लाइन मार्क किया हूं। यहाँ कंसोलिडेशन, उसके बाद ब्रेकआउट, थोड़ा फ्लैट, उसके बाद फिर यहाँ कंसोलिडेशन 1326 का बीच वाला जोन, उसके बाद थोड़ा ब्रेकआउट। एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन मैंने खींचा हूं जो इस एरिया में था, उस एरिया के हिसाब से देखा जाए तो ये एक अच्छा क्लोजिंग आप हम लोग बोल सकते हैं। और ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन मेन ट्रेंड डिसाइडर जोन हो जाएगा नेक्स्ट मूवमेंट के लिए। अगर नेक्स्ट मूवमेंट अगर इस प्राइस सेक्शन को आना चाहिए तो ये 240, ये जो व्हाइट कैंडल का जो टॉप है, अगर इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग आता है तो इस स्टॉक के अंदर नया से एक बार मोमेंटम बन सकता है। प्राइस पैटर्न एंड चार्ट हिसाब से देखा जाए, मूविंग एवरेज का स्लोप हिसाब से देखा जाए, ये काफी पॉजिटिव दिख रहा है चार्ट के हिसाब से। वीकली MACD इज कंसर्न, स्लोप चेंज हुआ है बहुत दिन बाद। स्टोकेस्टिक्स नीचे की तरफ, मोमेंटम ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहे हैं। सिंपल चीज, RSI हायर हाई फॉर्मेशन में ठीक 60 के आसपास से घूम, मैंने 60 के ऊपर में 65 के ऊपर है, मोमेंटम कैरी हो रहा है। ये चार्ट ये देख के समझ में आ रहा है। वॉल्यूम इज कंसर्न, वॉल्यूम भी चेक कर लीजिए, वॉल्यूम भी एक प्राइस एक्शन के साथ सपोर्ट तो कर रहा है। MHIRL फुल फॉर्म है महिंद्रा एंड हॉलीडे रिसोर्ट, ये है। देखिए अभी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ये सब लेके इसके ऊपर फंडामेंटल विचार आप लोग कर सकते हैं। प्राइस पैटर्न, दिस इज द प्राइस पैटर्न। ये चार्ट हम बहुत बार बात किया हूं बंगाली में,
हालांकि हिंदी में मैं शायद इस बार पहली बार बात कर रहा हूँ, फिर भी ये चार्ट का जो कंडीशन और एक बार हाई के ऊपर क्लोजिंग इस स्टॉक को हमको नया तरफ से सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। एनी काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट, क्योंकि हाँ स्टॉक वो थोड़ा ओवर हिटेड है, एनी काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट प्रीवियस जो टॉप है अगर इस आसपास आता है तो ये चार्ट काफी हेल्दी मेरे हिसाब से दिखेगा। प्राइस एक्शन एंड एमएसीडी इज कंसर्न वेरी प्रॉमिसिंग। स्टोकेस्टिक्स मोमेंटम चेंज हुआ है, आरएसआई थोड़ा सा ओवरबॉट तो है ही वीकली चार्ट में। तो इस हिसाब से देखा जाए ये तीनों चार्ट काफी काफी इंटरेस्टिंग है। हालांकि बाजार के मेन ट्रेंड जो है वो नीचे है, लेकिन यकीन इंडिया, कोपरान और एमएचआरआईएल नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड 3 हफ्ता से लेके 3 महीना इस स्टॉक को आप लोग रेडार में डाल सकता है और इसके ऊपर टेक्निकल स्टडी एंड फंडामेंटल स्टडी आप लोग कर सकते हैं। तीनों स्टॉक्स की जानकारी देने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर अपना एक डिस्क्लेमर रहता है। दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही बातें करते हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स व्यूअर्स हैं वो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या सेबी रजिस्टर्ड किसी एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड लें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू, बाय।